स्टूडेंट, आइए देखते हैं भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और आगे अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी आवश्यक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ है? तो उत्तर हो जाएगा भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ अधिकतम है और ये 4096 किलोमीटर तथा नेपाल के साथ 7751 किलोमीटर के साथ लगती है। दूसरा प्रश्न है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी भारतीय मानक समय रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखांश को अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो किसका भाग था? तो उत्तर हो जाएगा बी, गोंडवाना लैंड का भाग था। अगला प्रश्न संख्या 4 की दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है, तो किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 93 मिलियन मील। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बी, आइजोल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। भारत का सबसे शुष्क स्थान है, तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी जैसलमेर जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है और यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है और जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण स्वर्ण सिटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो उत्तर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की सीमा 9 देशों में संलग्न है, जिसमें 7 देश से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा करती है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्य से पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी मालवा का पठार। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा जिला जो है वो तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो उत्तर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो लगभग 30% हिस्सा पर्वतों का है। क्वेश्चन संख्या 13 की भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है? तो उत्तर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृति का विस्तार स्थित है। महान मैदान 43.2% है, केंद्रीय उच्च भूमि 27.7%, पहाड़ियाँ 18.5%, ऊंचे पर्वत 10.6%। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 14 का डी, यानी केंद्रीय उच्च भूमि अरावली क्षेत्रों से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा K2, ये भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है। दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा में गजपति जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झींदागिरा है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। ऐसे बीपीएससी के द्वारा सही उत्तर जो है वो ई लगाया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जिंदगारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर में से इसका उत्तर हो जाएगा यानी बी, यानी कि काराकोरम के बाद से लद्दाख, KLJ और पी करके आप याद रखेंगे, KLJP। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला की सही क्रम है? तो उत्तर हो जाएगा पी, यानी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटक के पठार।
क्वेश्चन संख्या 20 है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा सी सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी 780 किलोमीटर है और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा केरल में सांत घाटी है। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सुरु नदी के किनारे। कारगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन संख्या 24 के किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर हो जाएगा हुगली। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, तो बाल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी बाल्टोरो हिमनद जो है वो काराकोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, तो उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। काली नदी, जैसे महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच हस्ताक्षरित सुगौली की संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। चाप झील जो है वो नदी घाटी में पाई जाती है और मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रभावित होती है। चिनाब नदी के अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा मिथनकोट में। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी पोनानी। पोनानी का जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। कोसी मैदान की माध्य समुद्री जल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 30 मीटर। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम नारायणी नदी है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है और इसका उद्गम नेपाल के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो उत्तर हो जाएगा नगरी गांव। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में है कि जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है और ना कि गोदावरी नदी पर, जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर। जोग या गरसोपा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। लिकापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 37 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में आकर मिलती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी सुबनसिरी भी नहीं है, बेलसिरी भी नहीं है, मानस भी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है और यह तीन देश चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल में इसे दिहांग नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो चराई यानी ग्रेजिंग। बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि वनरोपण यानी वृक्षारोपण होता है और वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा 133वां स्थान। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, यानी कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होती है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि कब है? तो 15 अक्टूबर। त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उत्तर हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु।
निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी तट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा बी। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदर वन कहा जाता है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन संख्या 50 है कि घास के मैदान, झार, झंखार, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी अवर्गीकृत वन। प्रश्न संख्या 51 है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा 33%। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ना ही पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र। यानी भारत के भूस्खलन क्षेत्र में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित है? तो उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि किसी मैदानी इलाके की अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो उत्तर ना तो 1 और ना ही 2 होगा। यानी कि यदि किसी मैदानी इलाके की अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। और पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक या उससे अधिक तक पहुंचा जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। मृदा का पलवार करना संबंधित है किससे? तो उत्तर हो जाएगा मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। गंगा के मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। यानी काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती है और इसे रेगूर या काली मिट्टी या चरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसे जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक अधिक होती है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर हो जाएगा अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। ये सही है। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा इसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो उत्तर इसका हो जाएगा ए, यानी कि कार्बनिक पदार्थ को मिलाना चाहिए। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है और ये सतलज नदी के हरीके बांध से राजस्थान तक के थार रेगिस्तान तक लाया गया है। इसमें 3 राज्य लाभान्वित हैं, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सिंचाई के लिए। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। बी, टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी संभववादी विचारधारा। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी भारत और नेपाल के बीच। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा तांबा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला
एक छोटा-सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंगनीज बहुत भंगुर होता है, शुद्ध रूप से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसे मिश्र धातु में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी पवन ऊर्जा। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा थोरियम। भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, यानी 2341। 2341 पहला नामरूप हो जाएगा, उसके बाद ओबरा हो जाएगा, उसके बाद परीक्षा, उसके बाद कोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत किया गया। कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा धनबाद को। भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही अनुक्रम है डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सुरमा घाटी, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में है, और लुनेज, अंकलेश्वर, ढोकला, मेहसाना, कलोल गुजरात में है, और मंगला क्षेत्र राजस्थान में है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? तो भागलपुर में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बेगूसराय में। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर। शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांड द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? तो गोवा तट के बाहर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो उत्तर हो जाएगा 4123, यानी विशाखापट्टनम, काकीनाडा, उसके बाद से मछलीपट्टनम, उसके बाद नागपट्टनम। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 50%। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। इन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये मोटा अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों तथा शुद्ध तथ्य के कारण चमत्कारी अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में भी पनप सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, यानी पोडू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा बागवानी, जिसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, रेशम के कीट पालन सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पिसीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोलॉजी कहा जाता है। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है, तो उत्तर हो जाएगा अमनसाली और अगहनी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वेबर, दहिया और पोदू। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ये एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में होती है। बीवर और डहियार जो बुंदेलखंड में होती है मध्य प्रदेश, दीपा बस्तर जिला और पोडू आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, फसलों के बीच खाली जमीन पर पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी खरबूजा, खीरा, तरबूज। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, यानी कि बाढ़ क्षेत्रों में। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा एक्लेचरेशन। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो 97 का उत्तर हो जाएगा डी, कि किसी समुदाय का अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता के रूप में आदिम लक्षण,
अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे समुदाय सामान्यतः पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास प्राप्त है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण, द सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गुट का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही सुमेलन है कि 4 डेल्टा, कंकड़ बांगर, कयाल तटीय मैदान और माड़ जो होता है पंजाब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा कि खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी झारखंड में, जल संसाधनों की संभवतः परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी अरुणाचल प्रदेश, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी राजस्थान में, और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी लद्दाख में। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक हैं, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर कि दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन थी 101 नंबर प्रश्न। तो यहाँ हमने इस लगभग 100 प्रश्नों का अध्ययन किया है, जो कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में ज्योग्राफी के जो प्रश्न बनते हैं 8 प्रश्न, और जितने भी एग्ज़ाम हुए जितने शिफ्ट में वो टोटल ज्योग्राफी के प्रश्न थे। तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार वीडियो देख लें, इस स्तर से आप ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। किस प्रकार की संभावित NCERT से प्रश्न पूछी जाती है उसके आधार पे।